स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई एम श्योर आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गए। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिक्स के सवालों को। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सारे एयरफोर्स एस्पिरेंट्स को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं भारतीय वायुसेना दिवस के तौर पे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अब क्या है पढ़ाई, टॉपिक क्या है हम लोगों का, तो लॉ ऑफ मोशन स्टूडेंट्स हम लोग का टॉपिक है और ये हम लोग का पार्ट फर्स्ट वीडियो है। बाकी के और भी पार्ट्स हम लोग के इस यूट्यूब चैनल पे आएंगे, तो आप लोग उस वीडियो को भी देखिएगा और अभी से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो अभी हम लोग के बेसिक क्वेश्चन है, तो इसको मैं ज्यादा समझाने वाला नहीं हूं। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे उसको समझाने वाला हूं, बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। आप लोग विश्वास कीजिए, आप लोग को एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं छूटेगा लॉ ऑफ मोशन से। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहता है कि सर लॉ ऑफ मोशन में आप तो चैप्टर हम लोग पढ़ा दे रहे हैं, इन सारे क्वेश्चन से मेरा क्या एग्जामिनेशन हॉल में सारा क्वेश्चन टकरा जाएगा, मेरा क्या सिलेक्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं ये तो 100% नहीं बोल सकता हूं, लेकिन क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आएंगे, तो पैटर्न को ही हम लोग समझ लेते हैं। क्या मैं सही नहीं बोल रहा हूं? अगर हम लोग पैटर्न को ही समझ लेंगे कि एयरफोर्स किस पैटर्न पे आप लोग का सवाल डिसाइड करता है, किस तरह से सवाल आप लोग का सेट करता है, उसी को हम लोग अगर पढ़ते हुए चलेंगे, उसी के तरह पढ़ते हुए चलेंगे, तो आप लोग का सिलेक्शन होगा या नहीं, ये आप लोग खुद से सोचिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आता है स्टूडेंट्स कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर एक लिफ्ट वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उससे सर बहुत ज्यादा सर क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट लिफ्ट का दे दीजिए सर। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा कि लिफ्ट के कॉन्सेप्ट से आप लोग के 5 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पहला होता है कि लिफ्ट आप लोग का स्टूडेंट्स, मान लीजिए लिफ्ट ये है और इसमें एक कोई लड़का खड़ा हुआ है और ये लिफ्ट रुका हुआ है। ये क्या है? रुका हुआ है, ये लिफ्ट रुका हुआ है। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिए। फिर दूसरा लिफ्ट है, ये क्या हो रहा है, ये एक वेलोसिटी से, एक एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है। एक्सेलरेट कर रहा है कहाँ की ओर स्टूडेंट? तो ऊपर की ओर जा रहा है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है स्टूडेंट्स, तो इसका क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि वेट पे क्या असर पड़ेगा, भार पे क्या असर पड़ेगा, जो भी वस्तु लिफ्ट के अंदर रहेगा उसके भार में क्या अंतर पड़ने वाला है। तो मैं पहले इन दोनों को बताते चल रहा हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब अगर लिफ्ट रुका हुआ है तो जितना आपका वेट जो होगा लिफ्ट के बाहर होगा उतना ही लिफ्ट के अंदर होगा। तो यानी कि इसका क्या हो गया, एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और एक्सेलरेशन भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर तो आप लोग को पता चलेगा कि जब लिफ्ट रुका होगा तो उसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अगले की कि इसमें बोल रहे हैं कि एक एक्सेलरेशन ऊपर की ओर लग रहा है। तो स्टूडेंट्स एक बात मेरे को बताइएगा, यहाँ पे जब एक्सेलरेशन ऊपर की ओर लग रहा है तो एफ नेट का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है, कभी भी जीरो के बराबर ये एफ नेट का वैल्यू नहीं होगा जब ये एक्सेलरेशन ऊपर की ओर लगेगा। अब एक आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे अगर आप लोग का एक वेट, अगर एक फोर्स यहाँ पे आप लोग का लग रहा है तो उसके जस्ट ओपोजिट आप लोग का नीचे एक वेट लगता है। वेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, mg के बराबर लगता है। तो वेट इज इक्वल टू आर यहाँ पे हो जाएगा। जिस तरह आर जितना फोर्स वहां पे लग रहा है उतना ही भार नीचे की तरफ भी एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन के कारण लग रहा है यहाँ पे नीचे की तरफ। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि आर इज इक्वल टू डब्ल्यू। यहाँ पे ये बात दोनों को समझ में आ गया। अब इसके बाद से आप लोग को मैं ये सब बात नहीं समझाने वाला हूँ कि आर क्या है, डब्ल्यू क्या है। ठीक है, और मैं डायरेक्ट वहां पे लिखते चलूंगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को बोले कि लिफ्ट अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला ने स्टूडेंट्स, कि वेट अगर उसका पूछेगा तो उसके होता है एम जी प्लस ए। एम जी तो आप लोग को पता चल गया क्या है, एम जी पता हो चल गया। और लेकिन जब यहाँ पे फोर्स के लिए कीजिएगा एम ए, तो ये एम को कॉमन करके मैंने ए को अलग लिख दिया, जी को अलग लिख दिया। जैसे कि देखिए मैं इसको अगर पूरा डिराइव करूँ अच्छा से, तो एम जी जो कि ऊपर से मैंने लिखाया था कि आर के बराबर जो होगा वो नीचे का हम लोग का जो एम जी था उसके बराबर। तो एम जी ब्रैकेट बंद कीजिए प्लस एम ए। अगर इन दोनों में से हम एम बाहर निकालते हैं तो क्या ये नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो वही मैंने किया है कि जब अगर लिफ्ट आप लोग का ऊपर की तरफ जाएगा तो मास के साथ कुछ और जुटेगा, ग्रेविटेशन के साथ कुछ एक्सेलरेशन आप लोग का ऐड होगा। अब यहीं पे बात आता है हम लोग का, अगर लिफ्ट कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की ओर जाए, कांस्टेंट मतलब ऊपर की ओर जाए या नीचे की, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी होना चाहिए, नियतांक उसका वेग होना चाहिए। उसका वेग किस तरह का होना चाहिए, नियतांक होना चाहिए। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो इसके लिए आप लोग का क्या हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, कि इसके लिए भी आप लोग का जो वेलोसिटी होगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे भी आप लोग का वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ पे भी आपको वैल्यू जीरो आता है। जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप लोग का जीरो आता है। और जो वेट ओरिजिनल होगा वही एपरिएंट वेट होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अगला बात रखते हैं। तो ये हम लोग तीन कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो चौथा कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है कि कोई लिफ्ट है, उसमें कोई वस्तु है, ये एक एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रहा है, कोई एक्सेलरेशन से एक नीचे की तरफ आ रहा है, तो वही सब लगेगा। आपका जो रियल फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, और नीचे जो है एम इज इक्वल डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, ये क्या है, ये नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बात आता है कि एफ नेट तो यहाँ पे भी जीरो के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, क्या होगा, एम बाहर हो जाएगा। ये देखिए क्या होगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स एम बाहर हो जाएगा और जी माइनस ए हो जाएगा। जी में से कुछ माइनस होगा, ये आप लोगों ने समझ लिया।
अब जो हम लोग का वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है कि फ्री फॉल कंडीशन, अगर हम लोग इस लिफ्ट में है, अगर लिफ्ट में है, लिफ्ट का रस्सी टूट जाए, लिफ्ट का रस्सी टूट जाए तो क्या होगा, हम लोग का एक्सेलरेशन बढ़ेगा, घटेगा, या फिर स्थिर रहेगा, या फिर क्या होगा? तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लोग बोलिएगा कि जीरो हो जाएगा। अगर जब भी फ्री फॉल का कंडीशन आए, जब भी आप लोग को बोले कि अगर अचानक रस्सी टूट जा रहा है, अचानक ये टूट जा रहा है, तो बोलिए फ्री फॉल कंडीशन में हमेशा आप लोग का वैल्यू कितना आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को पांचों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं जल्दी जल्दी कोशिश किया समझाने का आप लोगों को। आप लोग बस दो कॉन्सेप्ट को पकड़ के देखिए, कौन सा पहला सबसे इंपॉर्टेंट है, जब लिफ्ट आप लोग का ऊपर की ओर जाए और जब लिफ्ट आप लोग का नीचे की ओर जाए, और बाकी सारे का तो आंसर जीरो हो रहा है। ठीक है, ये दोनों बात को समझना है। अगला बात देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में आते हैं हम लोग बेसिक प्रश्न। इसको मैं ज्यादा समझाने वाला नहीं हूं, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताते बताते चलूंगा आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर बल वस्तु को क्या प्रदान करता है? किसी वस्तु पर बल वस्तु को क्या प्रदान करता है? क्वेश्चन देखिए क्या है। ऑप्शन ए है आप लोग का वेग, ऑप्शन बी है त्वरण, ऑप्शन सी है बल, और ऑप्शन डी है आवेग। तो फर्स्ट का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि त्वरण। किसी वस्तु पर बल, किसी वस्तु पर बल वस्तु को क्या प्रदान करता है? तो त्वरण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, उस वस्तु, उस भौतिक राशि का नाम बताइए, उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसे स्थानांतरणीय गति में जड़त्व की माप क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है द्रव्यमान, ऑप्शन बी है भार, ऑप्शन सी है बल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सेकंड का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्रव्यमान। उस भौतिक राशि का नाम क्या होगा जो स्थानांतरीय गति में जड़त्व की माप बताती है? तो द्रव्यमान होगा। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, न्यूटन के प्रथम नियम का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन ए है बल, ऑप्शन बी है आवेग, ऑप्शन सी है जड़त्व का नियम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो थर्ड का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जड़त्व का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फोर्थ नंबर क्या है क्वेश्चन, उस भौतिक राशि का नाम बताइए जो द्रव्यमान तथा वेग वेक्टर के गुणन को प्रकट करती है। द्रव्यमान यानी एम और वेग वेक्टर, वेलोसिटी का वेक्टर को प्रदर्शित, एम इंटू वी किसको कौन प्रदर्शित कर रहा है हम लोग का? तो फोर्थ का राइट आंसर आप लोग को दिख गया, ये कौन प्रदर्शित करता है? यानी कि मोमेंटम। P इज इक्वल टू, P का जो यहाँ पे है ऊपर, P से हम लोग मोमेंटम को दर्शाते हैं, संवेग को दर्शाते हैं। तो P का वेक्टर इज इक्वल टू एम, यानी कि द्रव्यमान, और वेग का वेक्टर तो वेलोसिटी का वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है, क्या हो जाएगा आप लोग का? P वेक्टर इज इक्वल टू एम डॉट वी वेक्टर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, गति का कौन सा नियम की माप देता है? गति का कौन सा नियम बल की माप देता है? ऑप्शन ए है प्रथम नियम, ऑप्शन बी है एफ इज, यहाँ पे डायरेक्ट आप समझिए ना, एफ इज इक्वल टू एम बाई ए कौन देता है? एम इंटू ए कौन देता है? एफ इज इक्वल टू एम ए कौन देता है? कौन सा न्यूटन का कौन सा फॉर्मूला आप लोग का देता है? तो जाहिर सी बात है न्यूटन का सेकंड लॉ जो होता है ये फॉर्मूला को बताता है कि एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सिक्स नंबर, और ये क्वेश्चन आप लोग को मैं बता देता हूं, जानते हो ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में 3 से 4 बार लगातार आ चुका है। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन न्यूटन तथा, क्वेश्चन बोल रहा है स्टूडेंट्स, न्यूटन तथा डाइन में क्या संबंध है? ऑप्शन ए है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 डाइन, बी ऑप्शन है 1 डाइन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन, ऑप्शन सी है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, ये नहीं कि 1 डाइन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, ये होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए आप लोग को दे दिया है, लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेवेंथ नंबर, क्या बोल रहे क्वेश्चन, हमारा पृथ्वी पर चलना न्यूटन के किस नियम द्वारा समझाया जा सकता है? ऑप्शन ए जड़त्व के नियम से, ऑप्शन बी न्यूटन के दूसरे नियम से, ऑप्शन सी है न्यूटन के तीसरे नियम से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सेवेंथ का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूटन के तीसरे गति नियम से। न्यूटन का तीसरा गति नियम क्या बोलता है कि अगर हम लोग किसी के ऊपर एक्शन करते हैं तो उधर से हमको वापस रिटर्न में अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन भी मिलेगा। अगर हम लोग किसी पे एक्शन करते हैं तो वो हमको रिएक्शन भी देगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस थर्ड लॉ के कारण होता है आप लोग का, हम अगर पृथ्वी पे चलते हैं तो किस गति नियम के कारण चलते हैं? न्यूटन के किस नियम के कारण चलते हैं? तो हम लोग थर्ड नियम के कारण चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का क्या बोल रहा है स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को गणितीय रूप से समझाया जा सकता है, किस तरह से समझाया जा सकता है? ऑप्शन ए है एफ इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू, ऑप्शन बी है एफ इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ऑप्शन सी है एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ऑप्शन डी है एफ इज इक्वल टू एम भी। तो 8 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी के द्वारा हम लोग निर्धारित कर सकते हैं न्यूटन के द्वितीय गति नियम के गणितीय रूप को किस तरह से हम बता सकते हैं? तो एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी के तौर पे हम लोग समझा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स अगर आप लोग को इन सारे क्वेश्चन में से किसी भी अगर आप लोग को डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा,
कि मेरे को इस क्वेश्चन में डाउट है, मैं उसके ऊपर आप लोग को उसी वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा, या फिर अगला वीडियो में मैं उसका पूरा एकदम डिफाइन कर दूंगा, अच्छे से उसको समझा दूंगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री में होता है। ठीक है, लव यू।